तो आज हम लोग लॉकडाउन और उससे जुड़े विधिक पहलू की बात करें। देश में लॉकडाउन लागू हुआ, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए सरकार द्वारा। उन नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है, उन नियमों के उल्लंघन करने पर दंडित किया जा रहा है। तो आखिर ये सब चीज़ों कहाँ से, इन सब चीज़ों के लिए सरकार को कहाँ से अधिकार प्राप्त हुए, इसके लिए निश्चित रूप से कोई विधि होगी। बिना किसी विधि के सरकार को ये अधिकार मिलेंगे कहाँ से? इस समय कोई विधि बनाई नहीं गई है। तो निश्चित रूप से पहले की कुछ विधियों में इस तरह के प्रावधान होंगे कि ऐसी स्थितियों में किस तरह के कदम सरकार उठा सकती है। तो विषय बहुत ही स्पष्ट है कि लॉकडाउन और इससे जुड़े विधिक पहलू। तो लॉकडाउन और इससे जुड़े विधिक पहलू, सबसे पहले तो बात ये आती है कि लॉकडाउन आखिर है क्या। लॉकडाउन को हिंदी में तालाबंदी कहते हैं। यह एक साथ पूरे देश में लागू हो सकता है या किसी क्षेत्र विशेष में लागू हो सकता है। इस दौरान सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें। वो घर से बाहर सिर्फ आवश्यक सेवाओं के संदर्भ में ही निकल सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, जैसे बैंकिंग सेवा के लिए, मेडिकल सेवा के लिए या दूध, खाद्यान्न आदि को खरीदने के संदर्भ में। सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, वही सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं। सार्वजनिक यातायात बंद कर दिया जाता है। निजी वाहनों को अनुमति होती है, लेकिन सिर्फ आवश्यक सेवाओं के संदर्भ में ही, आवश्यक कार्य के संदर्भ में ही। वैसे ही निजी कंपनियां, निगम, ये सब भी बंद किए जाते हैं। सिर्फ उन्हीं कंपनियों को या संस्थानों को खोलने की अनुमति होती है जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं। वो भी उनके खोलने के संदर्भ में भी कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों का उन्हें अनुपालन करना होता है। तो लॉकडाउन को सामान्य शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है जब लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के संदर्भ में ही उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति होती है। इस लॉकडाउन को लागू करने का अधिकार किस कानून या अधिनियम के तहत सरकार को प्राप्त हुआ, और इस दौरान जो नियम बनाए जा रहे हैं कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, वो नियम बनाने के अधिकार किन कानूनों के तहत सरकार को मिले हैं। तो मुख्यतः देखा जाए तो 3 कानून जो कि इस दौरान इसके लिए देखे जा सकते हैं, वो है महामारी अधिनियम 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1955। तो मुख्यतः ये 3 अधिनियम है। इसके साथ आईपीसी का अध्याय 14 भी है। आईपीसी के अध्याय 14 में भी कुछ ऐसे प्रावधानों का उल्लेख है जिनका प्रयोग महामारी को नियंत्रित करने के संदर्भ में किया जाता है। सबसे पहले महामारी अधिनियम 1897 ब्रिटिश काल में ही बनाया गया एक अधिनियम है। जब बम्बई प्रेसिडेंसी में प्लेग फैला हुआ था, तब इस अधिनियम को बनाया गया।
हालांकि बड़ा ही चर्चित क्या बदनाम अधिनियम रहा है, क्योंकि इसके लागू होने के पश्चात ये आरोप लगा कि जो शासकीय अधिकारी हैं वो जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और इसी के संदर्भ में चापेकर बंधुओं ने जो ब्याह मंडल की स्थापना किए थे, उन लोगों ने पूना के जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड और उनके सहायक आयरस्ट की हत्या कर दी। इस हत्या को तिलक ने अपने पत्र केसरी में समर्थन किया था, जिसके लिए उन्हें सजा मिली थी। तो इस संदर्भ में यह अधिनियम बड़ा ही बदनाम अधिनियम रहा था। यह अधिनियम कहता क्या है? राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान करता है कि महामारी को रोकने के लिए वो जो भी समुचित कदम उठाना चाहे उठा सकती है। किसी लोक सेवक द्वारा इस संदर्भ में कोई नियम बनाया गया, उन नियमों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, उसके आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, उसके कार्यों में बाधा उपस्थित कर रहा है, तो उसे दंडित किया जा सकता है आईपीसी की धारा 188 के तहत। आईपीसी की धारा 188 क्या कहती है? वो कहती है कि किसी लोक सेवक के आदेशों का उल्लंघन करने या उसके कार्य में बाधा उपस्थित करने के संदर्भ में व्यक्ति को 1 माह का कारावास, 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। यदि उसके इस कृत्य से किसी के जान माल का नुकसान हुआ है, तब वैसी स्थिति में 6 माह का कारावास, 1000 का जुर्माना किया जा सकता है। यह अधिनियम जो यात्रा की जाती है, यात्रा के संदर्भ में लोगों को महामारी, उस बीमारी के टेस्टिंग के संदर्भ में भी अधिकार प्रदान करता है। यह पहले पतनों के संदर्भ में था जो बंदरगाह थे, अब इसको इस संदर्भ में देखा जाएगा जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, सार्वजनिक जो परिवहन है, वहाँ जब लोग यात्रा करते हैं तो उनका टेस्ट किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपदा को परिभाषित करता है कि आपदा क्या है। इसने आपदा को जो परिभाषित किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि मानवकृत या प्राकृतिक या किसी दुर्घटना या उपेक्षा से जान का भारी नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, तो ऐसी विपत्ति को आपदा कहा जाएगा। यह उस क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के सहन करने की सीमा से परे होगा। यानी आपदा उसे कहा जाएगा कि मानवकृत या प्राकृतिक दुर्घटना या उपेक्षा से ऐसी महाविपत्ति जो वहाँ रहने वाले समुदाय के सहन करने की क्षमता से परे हो, और इसके तहत जान का भारी नुकसान हो, संपत्ति का नुकसान हो, पर्यावरण का नुकसान हो, तो ऐसी स्थिति आपदा कहलाएगी। भारत सरकार ने कोविड-19 बीमारी को महामारी घोषित किया है और स्वास्थ्य आपदा या महामारी के संदर्भ में इसे परिभाषित किया गया है। तो अगर इसे आपदा या महामारी या महाविपत्ति घोषित किया जाता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 स्वतः लागू हो जाता है। अब इस अधिनियम में महामारी को आपदा को रोकने संबंधी उपाय बताए गए हैं। उनके शमन के लिए क्या करना है, आपदा के पश्चात किस तरह से कार्य करने हैं। यह अधिनियम अपने आप में एक टॉपिक है, इसको अलग से किया जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ सिर्फ इससे संबंधित प्रासंगिक चीज़ें अभी डिस्कस की जाए। आपदा को रोकने संबंधी, महाविपत्ति को रोकने संबंधी जो उपाय किए जाएंगे, जो नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों को अगर कोई तोड़ता है, उनका उल्लंघन करता है, तो उसके संदर्भ में भी, उसको दंडित करने के संदर्भ में भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके सेक्शन 51 से लेकर 60 तक में वो स्थितियां बताई गई हैं जिनको करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।
यानी वो कृत्य जिनको इस दौरान अगर कोई व्यक्ति वो कृत्य करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे सेक्शन 51 में कहा गया कि अगर सरकारी आदेशों का कोई उल्लंघन करता है या अधिकारियों के कार्य में, सरकारी सेवकों के कार्य में कोई बाधा उपस्थित करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। उसके लिए 1 वर्ष का कारावास या और जुर्माना का दंड मिल सकता है। अगर उसके इस कृत्य से किसी के जान माल को खतरा होता है, उसको नुकसान होता है, तब 2 वर्ष का कारावास का दंड मिलेगा। सेक्शन 52 कहता है कि इस दौरान जो राहत सामग्रियां, जो लोग प्रभावित हैं इससे, उनको अगर कुछ राहत सामग्रियां इससे प्रदान की जाती हैं इस दौरान, उन राहत सामग्रियों को कोई झूठे दावे करके प्राप्त करने का प्रयास करता है या प्राप्त करता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान है। 2 वर्ष के कारावास का दंड उसे मिल सकता है। ऐसे ही सेक्शन 53 कहता है कि इन राहत सामग्रियों को नुकसान पहुंचाने पर भी या इनके दुरुपयोग करने पर भी दंड का प्रावधान है। 2 वर्ष का कारावास हो सकता है। सेक्शन 54 कहता है कि इस दौरान अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसे 1 वर्ष की सजा, जुर्माना का दंड हो सकता है। सेक्शन 55 और 56 सरकारी विभागों और सरकारी अधिकारियों के संदर्भ में है कि अगर ये विभाग, सरकारी विभाग और सरकारी अधिकारी इस दौरान के नियमों का पालन नहीं करते हैं और लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। सेक्शन 57 कहता है कि सरकार लोगों के भवन, संपत्ति, वाहन आदि पर कब्जा कर सकती है इस दौरान। अगर इस कार्य में कोई बाधा उपस्थित करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। 58 प्राइवेट कंपनियों के संदर्भ में कि प्राइवेट कंपनियां इस दौरान जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करती है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। 59 कहता है कि 55 और 56, सेक्शन 55 और 56 में जो शासकीय विभाग और शासकीय अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों के लिए जो प्रावधान है, उन पर अगर कोई अभियोग चलाना है तो उसके लिए पूर्व अनुमति कहाँ से ली जाएगी, किससे ली जाएगी, वो प्रावधान 59 में है। 60 में न्यायालय की बात है कि ऐसे अपराधों के लिए न्यायालय किस प्रकार संज्ञान लेगा। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये प्रावधान है। आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1955 में बना, कई बार इसमें संशोधन भी हुए। फिलहाल वर्तमान में इसमें 7 वस्तु या वस्तु समूह हैं जिन्हें आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। आवश्यक वस्तु घोषित होने का मतलब यह है कि इन वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, वितरण, इनके मूल्य नियंत्रण पर पूरा अधिकार सरकार का होगा। इस महामारी के दौरान यह देखा गया कि मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति जो थी वो कम हो गई, उनके मूल्य एक बारगी बहुत बढ़ा दिए गए। तो सरकार ने इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तु 30 जून 2020 तक के लिए आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। यानी मास्क और सैनिटाइजर के उत्पादन, वितरण, व्यापार और मूल्य नियंत्रण के संदर्भ में समस्त अधिकार सरकार के पास होंगे। मास्क में 3 प्रकार के मास्क, 2 लेयर, 3 लेयर मास्क और N95 मास्क और सैनिटाइजर, ये वस्तुएं फिलहाल आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दी गई। तो ये तो यहाँ से इन अधिनियमों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान थे। एक जो घोषणा बार बार होती है,
जिससे हम सभी बहुत ही परिचित हैं, वो है धारा 144। इस दौरान धारा 144 भी लागू की गई है। धारा 144 ये कहता है, सीआरपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा 144 में यह कहा गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट 4, 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित होने से मना कर सकता है। वह ऐसी अधिसूचना जारी करके 5 या 5 लोगों को एक साथ एकत्रित होने से प्रतिबंधित कर सकता है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की धारा 151 के तहत सजा मिलेगी, 6 माह तक का कारावास हो सकता है। धारा 144 किन परिस्थितियों में लगाई जाती है? शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जैसे दंगा हो, हिंसक घटनाएं होने की आशंका हो, तो ऐसे में शासन इनको रोकने के लिए ये कदम उठाता है। इस दौरान पुलिस के अलावा अन्य किसी को शस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होती है। इसी 144 के तहत इंटरनेट सेवा को भी बाधित किया जा सकता है। यह अधिसूचना एक बार जब जारी की जाती है तो 2 माह तक लागू रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसे आगे भी लागू रखने की आवश्यकता महसूस हो, तब यह जारी होने की तिथि से 6 माह तक लागू रह सकती है। 144 के साथ एक शब्द और, कर्फ्यू। लॉकडाउन, 144 और कर्फ्यू, इन तीनों में अंतर। कर्फ्यू वह स्थिति है, कर्फ्यू फ्रांसीसी शब्द है और ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में यह सबसे पहले लागू किया गया था। वहाँ लोगों की सुरक्षा के संदर्भ में ही ये लागू किया गया था। रात में चर्चों में घंटी बजा दी जाती थी, लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे। कर्फ्यू का अर्थ ये होता है कि पूरी तरह से लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है। किसी को भी बाहर निकलने की सामान्य स्थिति में अनुमति नहीं होती। अगर किसी को बाहर जाना है तो उसके लिए शासन से परमिशन लेना पड़ता है, पास लेना पड़ता है। 144 में 5 या 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध है, लेकिन कर्फ्यू में एक व्यक्ति भी बाहर नहीं जा सकता बिना शासन की अनुमति के। तो जब शांति व्यवस्था की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है, तब हिंसक वारदातें होने की बहुत ही संभावना होती है। वैसी स्थिति में कर्फ्यू लागू किया जाता है जिला प्रशासन द्वारा। अब लॉकडाउन के संदर्भ में कुछ अन्य धाराएं भी लागू होती हैं जो आईपीसी की धाराएं हैं। सीआरपीसी और आईपीसी में जो सामान्य अंतर है वो ये है कि सीआरपीसी जो है यह प्रोसीड्यूर का कोड है। प्रोसीड्यूर किस तरह के कि कोई अपराध है तो अपराध के संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो सीआरपीसी अधिनियम 1973 बना, 74 से यह लागू हुआ। वैसे ही आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, 1860 में बना, 62 से लागू हुआ। आज यहाँ प्रक्रिया बताई जा रही है और आईपीसी में किसी अपराध को परिभाषित किया जाता है और उससे संबंधित दंड बताया जाता है। जैसे चोरी क्या है, डकैती किसे कहेंगे, लूट किसे कहेंगे, तो इनको यहाँ परिभाषित किया जाता है और इनसे संबंधित दंड को बताया जाता है। यहाँ प्रक्रिया बताई जाती है, पुलिस साक्ष्य कैसे होंगे, कोर्ट में कार्रवाई कैसे चलेगी, गिरफ्तारी कैसे होगी, तो ये सारी प्रक्रियाएं
यहाँ से और अपराध को परिभाषित करना और उन्हें दंड का प्रावधान यहाँ से। आईपीसी में कुल 23 अध्याय है, 511 धाराएं। इसी के 14वें अध्याय में ये कहा गया कि लोक स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए क्या दंड होंगे। धारा 269, 270, 271 इससे संबंधित। धारा 269 कहता है कि अगर कोई लोक स्वास्थ्य, कोई ऐसी बीमारी जो फैलने वाली है, अगर किसी व्यक्ति के किसी कृत्य से ऐसा होता है कि उस बीमारी को फैलने का अंदेशा होता है, तब उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ऐसा अगर नियम बनाया गया हो कि आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से यह बीमारी फैलेगी, फिर भी अगर वह व्यक्ति वैसा करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। 6 माह का कारावास यहाँ उसे मिल सकता है। 270 भी इसी से संबंधित है, लेकिन 270 यह है कि जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे कि यह बीमारी फैले, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास का दंड, जुर्माना हो सकता है। 271 क्वारंटीन के संदर्भ में कोई संक्रमित बीमारी है, कुछ बीमार लोगों को किसी विशेष स्थान पर रखा गया है, उससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को अगर कोई तोड़ता है या उनका उल्लंघन करता है तो 271 के तहत उसे सजा मिलेगी। तो इस प्रकार आईपीसी के अध्याय 14 के अंतर्गत ये 3 अधिनियम है जो महामारी को फैलने से रोकने के संदर्भ में है। ये भी इस दौरान लागू रहेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ये शब्द मिलते हैं सामने जब आप पढ़ते हैं तो कभी कभी ये शब्द आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। संज्ञेय, असंज्ञेय। संज्ञेय का अर्थ है कि पुलिस किसी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और मामले की जांच कर सकती है। असंज्ञेय मामलों में, अपराधों में पुलिस को वारंट लेना होता है, वारंट के पश्चात ही वो गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। लॉकडाउन के संदर्भ में कुछ तथ्य। विश्व संदर्भ में यह सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो पहला उल्लेख मिलता है 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान अमेरिका में 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था। 2005 में न्यू साउथ वेल्स में दंगा को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया था। 2013 में बोस्टन शहर में आतंकियों को पकड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया था। 2015 में पेरिस पर आतंकी हमला हुआ था जिसके संदर्भ में लॉकडाउन किया गया था। तो ये लॉकडाउन संबंधी विश्व के कुछ उदाहरण हैं। भारत में यह लॉकडाउन पहले उन 75 जिलों में लागू करने की घोषणा की गई थी जहां इससे संबंधित कोविड-19 संबंधी मरीज मिले थे। फिर 2 दिन पश्चात ही पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। यह पहले चरण की जो घोषणा थी वो 21 दिन के लिए थी। दूसरे चरण में फिर जब यह आदि 14 अप्रैल को समाप्त हुई तो फिर दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की गई, वो 19 दिन के लिए थी। पहले जब 75 जिलों को लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया था तभी राजस्थान
ने पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। तो इसी संदर्भ में महामारी अधिनियम 1897 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। 22 अप्रैल को ये संशोधन किए गए अध्यादेश के माध्यम से, क्योंकि विधायिका इस समय सत्र में तो है नहीं, तो अध्यादेश के माध्यम से ये संशोधन किए गए। आखिर ये संशोधन क्यों करने पड़े? कुछ स्थानों पर यह देखा गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों पे हमले किए जा रहे थे। तो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा के संदर्भ में यह संशोधन किया गया है कि मेडिकल स्टाफ के कार्य में कोई बाधा उपस्थित न करे, उससे कोई हिंसक बर्ताव न करे और संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए 3 माह से 5 वर्ष तक के सजा का प्रावधान किया गया है। 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इस तरह का कृत्य किया जाता है जो आईपीसी की धारा 320 के तहत परिभाषित हो रही, आईपीसी की धारा 320 के तहत अपराध परिभाषित हो रहा हो, तब ऐसे संदर्भ में यह जो कारावास है वो 6 माह से 7 वर्ष तक का हो सकता है। जुर्माना 1 लाख से 5 लाख तक का हो सकता है। आईपीसी की धारा 320 में किस तरह के अपराधों का उल्लेख है? वैसे अपराध जैसे किसी व्यक्ति के किसी अंग को नुकसान पहुंचा दिया जाए अस्थायी रूप से, उसके आँख को या हाथ को, तो इस तरह के जो अपराध है वो उनके लिए अगर इस तरह का कोई अपराध करता है तो उसके लिए सजा 6 माह से 7 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना 1 लाख से 5 लाख तक का हो सकता है। जो संपत्ति नुकसान होगा उसका 2 गुना मुआवजा वसूलने का प्रावधान है। साथ में स्वास्थ्य कर्मियों पर को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उस संदर्भ में भी मुआवजा का प्रावधान है। न्यायालय जितनी रकम निर्धारित करे। इस अपराध को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है और पुलिस को अपनी जांच 30 दिन में पूरी करनी है। न्यायालय को 1 वर्ष के अंदर मामले का निर्णय करना है। तो इस तरह से इस अधिनियम महामारी अधिनियम 1897 में यह संशोधन करके मेडिकल स्टाफ और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वो अन्य सेवाओं को भी चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। मेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त भी अन्य लोग भी जो महामारी के कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है।